नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू पार्ट 2 को। इसके पहले हमने इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने 20-21 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले, तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? हु रिलीजेस द डाटा ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इन इंडिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु रिलीजेस, कौन है भाई वो रिलीज करता है नेशनल इनकम का डाटा। नेशनल इनकम जो हमारा है इंडिया का, उसका जो डाटा, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलीज करना किसका काम है? तो CSO। देखो यहाँ पे CSO। अब इसका मतलब क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय जो कार्यालय होता है उसको यह अधिकार दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP। किस वर्क की वैल्यू क्या करना है? ऐड कर रहा है GDP के कैलकुलेशन में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिशियन। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, नया हाउस बनाया किसके द्वारा? आर्टिशियन के द्वारा। तो इसकी जो वैल्यू है वो आप GDP में ऐड करेंगे। रियल नेशनल इनकम डिनोट्स नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। रियल नेशनल इनकम क्या डिनोट्स करता है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। हमारे जो नेशनल इनकम को एक कांस्टेंट प्राइस मतलब एक सतत मतलब क्या कह सकते आप उसे, न बदलणारी किंमत असं त्याला आपण म्हणतो। तर ते दर्शवण्याचं काम कोण करते? वास्तविक उत्पन्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस इन इंडिया हैज शोन अ टेंडेंसी टू राइज एट अ फ्यूचर रेट फास्टर रेट सॉरी एक मिनट, ये फास्टर रेट है, faster rate than national income at constant price. This is because the general price level in the economy has been raising rapidly. ये क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइस में, करंट प्राइस के तहत इंडिया में। तो वो क्या दिखाता है कि टेंडेंसी जो क्या होता है कि रेट बढ़ता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। दिस इज बिकॉज क्या कारण हो सकता है कि जो जनरल प्राइस होती है, जनरल प्राइस लेवल जो होता है और इकोनॉमी बढ़ता है, रेजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह नेशनल इनकम कैलकुलेशन का यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर डिफाइन किस तरीके से किया जाता है? तो वहाँ पर फॉर्मूला देखो, मार्केट वैल्यू लेना सभी गुड्स, फाइनल गुड्स की, सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है, और उसमें प्लस करना इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करना सब्सिडीज, इस तरीके से। विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एक अच्छा माध्यम कौन सा है ये कह रहे हैं? तो GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है आपका हो सकता है। तो यहाँ पर GDP आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री का जो स्टँडर्ड होता है, एक दर्जा जो असतो देशाचा, उच्च राहणीमानाचा, तर तो कसा निर्धारित केला जातो? तो पर कॅपिटा इन्कम वरून। पर कॅपिटा इन्कम मतलब क्या है कि त्याला मराठीमध्ये दरडोई उत्पन्न असं म्हणतात पहा। मतलब कि इंसान, हमारे देश का, इंडिया का एक इंसान एक साल में कितना कमा रहा है, तो उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। मान लो कि इंडिया की पॉपुलेशन है 10,000, मान लो, सिर्फ इतनी है नहीं लेकिन मान लो 10,000 है, और हर आदमी 10,000 ही कमा रहा है साल में, तो एक पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? 1000 अपॉन 1000, एक तो हर आदमी 1-1 रुपया ही कमा रहा है इस हिसाब से। तो ये हमारा होगा पर कैपिटा इनकम। एक जनरल एग्जाम्पल है, इतना सीरियस मत लेना, हाँ, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है या। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29 या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमी के ग्रोथ के रेट जो है उसको मेजर किया जाता है, किस टर्म में मेजर किया जाता है? नेशनल इनकम में। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेटिंग GDP इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री है भाई जो रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए?
तो जीडीपी कैलकुलेटिंग, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे भारत की, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद विच स्टेट ऑफ इंडिया करंटली हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम, तो गोवा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, एट प्रेजेंट हाउ मच इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है रिसेंटली का, तो 85,261। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच डज द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, तो 17%, आप इस 17% आप कह सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट मोस्ट कंट्रीब्यूट है, तो सर्विस सेक्टर है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी, या तो सर्विस सेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स, अब इंडियंस कितना इनकम टैक्स पे करते हैं, तो 3%। विच इंडियन स्टेट्स गिव द हाईएस्ट इनकम टैक्स कलेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन मिलता है सरकार को। उसके बाद पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय, अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर कैपिटा इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का क्या पार्ट नहीं है कह रहा है, तो देखो इसका आंसर है डी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकता। बट वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स, रेंट, ये सभी आपके नेशनल इनकम के पार्ट हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो अब नेशनल इनकम जो हमारे देश का है उसको प्रिपरेशन करने का जो जिम्मेदारी होती है, उसको कैलकुलेट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन की होती, केंद्रीय सांख्यिकी मंडळाची असते, बरोबर, तुम्ही शिकला आहात अर्थशास्त्रामध्ये। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज डन अ पायोनियरिंग वर्क इन नेशनल इनकम, तो VKRV राव, इन्होंने एक भारत के क्या कह सकते हैं आप, भारत के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो वर्क है इसमें, तो उसका एक पायोनियरिंग मतलब एक अच्छा खासा योगदान रहा है उनका, VKRV राव का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, while computing national income estimates which of the following is required to be the observed, अब क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है भाई जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो क्या रिक्वायर्ड होता है ऑब्जर्व करने का, तो देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू बी सब्सट्रैक्टेड, तो क्या करना है आपने, जो इतना एक्सपोर्ट किया है माल, एक्सपोर्ट मतलब क्या किया आपने, जितना दूसरे देश से लाया है ना, तो उसे ऐड करो, और द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट उसे आप सब्सट्रैक्ट करो, मतलब माइनस करो, इस तरीके से। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेशन नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड, जब आप इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे इनकम मेथड से, तो आप उसमें क्या ऐड नहीं करोगे, तो पेंशन आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, बट रेंट, मिक्स इनकम्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टॅक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत वैयक्तिक उत्पन्न असं त्याला मराठीत म्हणतात, व्यक्तिगत उत्पन्न मायनस डायरेक्ट टॅक्स, जे की प्रत्यक्ष कर आकारला त्याच्यातून मायनस करावा लागतो। द मेथड ऑफ कॅल्क्युलेटिंग द नॅशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज नेट आउटपुट मेथड, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो अलग अलग पद्धति होती है उसमें से एक है प्रोडक्शन मेथड, उसे नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, 45 देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड while computing national product GNP, gross national product, so per capita income of citizens is not required while computing in GNP, gross national product, okay। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46, a countries of balanced of trade is unfavorable when import exceeds export,
हमारे कंट्री का जो ट्रेड है, ट्रेड का बैलेंस में व्यापारी संतुलन जस्ट है वो अनफेवरेबल होता है। कब? जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, मतलब आप दूसरे देश से माल ज़्यादा ला रहे हो और अपना माल कम भेज रहे हो, समझ रहे हो? इम्पोर्ट म्हणजे आयात आणि एक्सपोर्ट म्हणजे निर्यात, म्हणजे तुमची आयात ही निर्यातीपेक्षा कमी आहे, म्हणजे निर्यात ही आयातीपेक्षा कमी आहे, आयात जास्त आहे निर्यातीपेक्षा, त्यावेळेस तुमचं जे व्यापाराचं जे संतुलन आहे ते बरोबर मानले जात नाही, अनफेवरेबल आहे, ते चांगलं योग्य नाही आहे, देशाची आर्थिक देशाची जी काही कंडिशन आहे ती योग्य दाखवत नहीं। सो ओके, धन्यवाद ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी का भला हो सके।